बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में इस वक्त जो भी सियासी सफबंदी हो रही है उसमें 3 सियासी कुव्वतें अगर हम कहें बड़े तौर पर सामने आई हैं। उनमें एक इंडिपेंडेंट्स जिन्हें कहा जाता है कि पीटीआई बैक्ड है 90 के नंबर के साथ, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुछ अरसे कबल यह वाजे होता हुआ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकत इक़्तिदार करेंगी और इसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीबन इंतखाबी नताइज के 48 घंटों के बाद जो है वो ये ऐलान कर दिया था। लेकिन अब सियासी सफबंदी में बहुत से ऐसे इबाम बाकी हैं या बहुत से ऐसे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं या लग रहे हैं जिसके नतीजे में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये जो भी इत्तेहाद बनेगा कैसे बनेगा, किन शराइत पर बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ठट्ठा में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ दोहराया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत की हिमायत करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे और सदर आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरी खबर के मुताबिक मंडे के दिन एक अहम इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बैठ कर तय करना है कि आगे का गेम या रूल्स ऑफ गेम क्या होंगे और वो मंडे के बाद ही अंदाजा हो सकेगा। 3 सूबों में बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि हुकूमत बनाने का मामला क्लियर है, किसी हद तक वजारत आला का मामला भी क्लियर है, लेकिन बलूचिस्तान में इबाम अब भी बरकरार है और इस इबाम ने भी मंडे की मीटिंग के बाद ही मेरे अंदाजे के मुताबिक दूर होना है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आज जिन 3 मेहमानों को मदऊ किया है, तीनों मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे लिए तीनों एडिटर लेवल के लोग हैं। आमिर गौरी साहब एडिटर द न्यूज़ इस्लामाबाद मेरे साथ हैं स्टूडियो में, मज़हर अब्बास साहब कराची से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर एडवाइजर वॉइस ऑफ अमेरिका अवैस तौहीद साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। हमने कहा जरा कौमी सियासत के साथ साथ अवैस तौहीद साहब चूंकि एडिटर रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के, लेकिन इस वक्त वीओए के साथ वाशिंगटन में है और वाशिंगटन में क्या पल्स है पाकिस्तान के इलेक्शन पर, ओवरऑल भी ओटी नजर रखते हैं और वहां से देखते हुए क्या देखते हैं। आमिर गौरी साहब से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। गौरी साहब, जितने इलेक्शंस मैंने देखे उन इलेक्शंस में इलेक्शन के नताइज के बाद चाहे दोताही अक्सरियत हो चाहे इत्तेहादी हुकूमत हो, क्लैरिटी होती थी। क्या ये पहली बार है, इस बार क्लैरिटी नहीं है? नहीं, शायद क्लैरिटी तो इस दफा भी है, इस वजह से कि आपने खिलाड़ियों को बता दिया। मेरा जो जहन है वो रेफरी की तरफ जाता है। सही। इस वजह से कि इन्हिसार जो है ना बहुत ज़्यादा वो रेफरी पे है, वो किन खिलाड़ियों को जो है वो खेलने का मौका देते हैं। अब सवाल ये है कि 2 पार्टीज जो हैं उन्हें बड़े क्लियरली पता है कि अगर वो आपस में नहीं जुड़ेंगे तो फिर तीसरी पार्टी से जुड़ना जो है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाएगा। इस वजह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो और उसकी लीडरशिप के साथ जो सलूक पिछली हुकूमत के दरमियान हुआ है, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सियासत ऐसी चीज़ है, सियासत में मोरालिटी नहीं होती, सियासत में रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो उस सूरत में तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पटड़ी पे चढ़ेगा जो किसी तरफ जाती नहीं है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जिस आपने भी इशारा किया है, वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इन्हें मतलब इस महीने के आखिर तक फैसला करना है, कौमी असम्बली का इजलास होना है, सेनेट का अगले महीने जो है वो नए इलेक्शंस हैं। तो जो गेम होने जा रही है उसमें तो इसी तरह लगता है कि ये गेम जितनी मर्जी फिर आके वो आके रुकेगी दरवाजे पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है पीपल्स पार्टी वो उसकी पार्टनर होगी। अब उसमें वो क्या लेते हैं, क्या उनको दिया जाएगा, दूसरे अपने पास क्या रखेंगे, आप समझते हैं गिव एंड टेक्स चलती रहेंगी? जी, ये फाइनल डिटेल्स हैं और जो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसका ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए कि उस वजह से हमने देखा है कि जो लीडरशिप है इन पार्टीज की, दे कीप देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट। इस वजह से कि उन्हें पता है कि मामलात जो हैं वो इतने सीधे नहीं हैं और जो तीसरी फोर्स है उसकी जो पावर है इस पर डिसरप्ट करने की जो है पाकिस्तान की स्ट्रीट को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, वो अभी भी बहुत पोटेंट है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सारी पार्टीज जो हैं दे विल एक्चुअली हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस वजह से कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह की हुकूमत की ज़रूरत है उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें किसी तरह की स्टेबिलिटी हो। सही। मज़हर साहब, आपने आमिर गौरी साहब को सुना और जो इब्तदाइया मैंने दिया वही सवाल आपके सामने रखूंगा। आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कि पहले जब भी इंतखाबात होते थे तो किसी हद तक क्लैरिटी होती थी कि चाहे इत्तेहादी हुकूमत ही बननी है, सफबंदी हो जाती थी कि हुकूमत ये है, अपोजिशन ये है। इस बार पहली बार मुझे लग रहा है कि सफबंदी ही अभी तक मुकम्मल नहीं है। शुक्रिया शाहिद। देखिए, इस मरतबा हो ये रहा है कि जो जीता है वो भी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है और जो हारा है वो भी लगा रहा है। जो जीता है वो ये कह रहा है कि मेरी जीत कम हुई है और जाहिर है जो हारा है वो ये कह रहा है कि जिस तरह का खेल हुआ है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह की पार्लियामेंट हमारे वजूद में आई है तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट बनेगी, किसी भी तरीके से वो एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी।
जो भी वजीर आजम होगा वो बहुत कमजोर वजीर आजम होगा, उसके पीछे उसके सामने एक बहुत ही तगड़ी ऑपोजिशन खड़ी हुई होगी और उसके जो इत्तेहादी होंगे वो हर दूसरे मरहले पे उनको ब्लैकमेल करेंगे। तो मुझे ये गवर्नमेंट बहुत स्टेबल नजर नहीं आती जो भी बनेगी, अगर बनेगी ये, क्योंकि आइंदा के जो 3-4 महीने हैं वो बड़े टफ होंगे। आपको IMF के पास जाना है, जो भी आपने फैसले करने हैं, आप लोगों को कोई ऐसा मेजर रिलीफ दे नहीं पाएंगे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर अगर फर्ज करें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर यही इल्जाम आएगा कि इन्होंने 16 महीने की जो हुकूमत बनाई थी उसमें भी यही किया था और अब भी यही करेंगे। तो बहुत टफ फैसला है। और दूसरे ये कि कंडीशंस जो हैं, जो पीपल्स पार्टी की कंडीशन है वो बहुत टफ हैं और शायद वक्त के साथ साथ और भी टफ होती चली जाएं। मसलन वो सिर्फ सदर का ओहदा नहीं मांग रहे, वो चेयरमैन सेनेट भी मांग रहे हैं, वो चारों सूबाई गवर्नर भी मांग रहे हैं, वो PMLN से बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट भी मांग रहे हैं। अब साथ में JUI है जो कि तुम ज़्यादा बेहतर बता सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ भी मसला यही है कि JUI और PMLN जो है वो भी इस पोजीशन में है कि वहाँ अगर कुछ और सपोर्ट हासिल करें तो वहाँ चीफ मिनिस्टर, लेकिन बलूचिस्तान में आमतौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी जाती है। लेकिन यहाँ जो मसला आएगा पंजाब में, पंजाब में ये मसला आएगा कि मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है क्या पीपल्स पार्टी सीनियर मिनिस्टर मांगेगी और कुछ कैबिनेट मांगेगी। तो मेरा ख्याल है जो भी गवर्नमेंट बनने जा रही है, अगर बनती है, क्योंकि अगर नहीं बनती गवर्नमेंट तो फिर सूरत हाल खराब हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं बनती है तो फिर इमरजेंसी का ऑप्शन। मजहर साहब, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ निशानदी की है। ऐसे और मुश्तरका मफादात की कौंसिल बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, इस पे तो आगे बात करूंगा। अवैस तौहीद साहब, मजहर साहब ने एक जुमला कहा कि धांधली का इल्जाम जीतने वाले भी लगा रहे हैं, हारने वाले भी लगा रहे हैं। धांधली का इल्जाम पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में मुझे तो नया नहीं लगता। आपको इन इलेक्शंस में, माजी के इलेक्शंस के नतीजे में कोई चीज मुख्तलिफ लगती है? शुक्रिया शाहिद, बहुत बहुत खुशी हुई अपने साथियों को साथ देख के इस प्रोग्राम में और आपको इस सीट पे देख के। देखिए, हमने तो जब आँख खोली है, मतलब मैं तो, मेरी पैदाइश और मेरी जो मैं पला बड़ा हूँ वो लड़काना में पला बड़ा हूँ, जो सियासी गढ़ रहा है और अभी भी एक तरह से है लाहौर और लड़काना। तो हमने तो देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देके उनका जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा, और हमने सियाद और ज़ियाउल हक का भी देखा है, PNA की मूवमेंट देखी है कराची के अंदर। हम लड़कपन में ही जब आए, हमने वो असगर खान के जलसा बंस रोड पे कई लाख लोग वहाँ पे थे, मज़हर अब्बास से पूछिए, वो भी उसके ऐनी शाहिद हैं। फिर उसके बाद हमने ज़ियाउल हक के दौर के बाद बेनज़ीर भुट्टो की वापसी देखी, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी पे लाखों अफराद लाहौर में थे शाहिद, यानी कि लग रहा था कि जमहूरियत का बोलबाला हो गया और इस्टेब्लिशमेंट जो है या जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन किस तरह गुलाम इसाक खान को सदर बनाया, नवाब दादर नसरुल्लाह खान साहब को रद्द किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और उन्होंने पावर का एक कंप्रोमाइजिंग फार्मूला सियासत में देखा। अगर नवाब दादर नसरुल्लाह खान साहब जो MRD के सदर थे, अगर वो सदर बन जाते पाकिस्तान के, तो इस वक्त मैं समझता हूं कि जमहूरियत और पार्लियामान का जो जमहूर है हमारे सियासत का, वो बिल्कुल उसकी सिमत अलग होती। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये बात कर रहा हूँ। फिर हमने 90 की दिहाई में देखा कि 2-2, 2.5 साल के दौर में किस तरह वो म्यूजिकल चेयर हुई है, किस तरह इल्जामात लगे हैं, किस तरह फार्मूले बने हैं, किस तरह एक्सटेंशन के मामले पे कभी नवाज शरीफ चले जाते थे, कभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को फारिग कर दिया जाता था, किस तरह फिर एक तरह से मैनेजमेंट होने लगी पॉलिटिक्स के अंदर, पावर पॉलिटिक्स की मैनेजमेंट जो है। तो ये जो पार्टीज हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने जब इख्तिदार में आई हैं तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने रिश्ते रवाबित जो हैं वो अलग तरीके से रखे हैं। जब अपोजिशन में आते हैं तो गिले शिकवे होते हैं कि जो इख्तिदार में वो क्यों इंटरफेयर करते हैं, फॉरेन पॉलिसी में क्यों इंटरफेयर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक रवैया बिल्कुल बदलना पड़ेगा।
आमिर गौरी साहब को भी दोबारा शरीक गुफ्तगू करूंगा। ओटी और मजहर अब्बास साहब ने जो बातचीत की, ओटी का जो एक दो चीज़ें बहुत अहम नुक्ते उन्होंने उठाए हैं, उनसे गुफ्तगू आपके साथ जोड़ूंगा। ओटी ने जो एक बात ये कही कि सियासतदानों ने हमेशा कंप्रोमाइज़ किए हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर सियासतदान खुद ही है गौरी साहब, कोई और तो नहीं है? नहीं, सियासतदान नहीं है। मतलब आई विल हाँ, मैं बहुत बातों में एग्री कर रहा हूँ अपने दोनों दोस्तों के साथ। उसमें एक थोड़ा सा इख्तलाफ तो नहीं, लेकिन एक नया एलिमेंट उसमें ज़रूर जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले ऑलमोस्ट 50 साल के अंदर एक वोलेटिलिटी है पाकिस्तान की सियासत में, इस वजह से कि लोग जो पॉपुलर सियासतदान बने हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, वी शुड नॉट गो इनटू दैट हिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा ब्लीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन दूसरी तरफ एक परमानेंस है, और वो है वाशिंगटन का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा पक्का ताल्लुक। वो चाहे 2 अफगान जंगें लड़ने के दरमियान हो या उसके बाद भी हो, तो उन्हें ये पता है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके अंदर हमें एक सपोर्ट बहरहाल हासिल है। एक ट्रिप ऑफ वाशिंगटन का लगता है, उसके बाद वो जो थोड़ी बहुत कमजोरी आ रही होती ताल्लुक में, वो एक जड़ पकड़ लेती है। इस वक्त जो मुझे इस तरह लगता है कि जो सिचुएशन है इस खिते की, उसके अंदर वाशिंगटन के लिए जो है इस्लामाबाद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिक्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। इस वजह से वो चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर जो उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हैं, जो ताल्लुकात उनके चाइना के साथ हैं, उसके अंदर पाकिस्तान क्या रोल अदा करे और क्या रोल ना कर सके, ठीक है ना। तो उस सूरत में मुझे लगता है इस तरह के एक कमज़ोर हुकूमत जो है अगर बनती भी है, तो यहाँ मैं जो है वो थोड़ा सा जो है ना एक नया एलिमेंट जो मज़हर कह रहे थे, मुझे इस तरह लगता है कि देखें, अगर नवाज शरीफ स्ट्रोक शहबाज शरीफ, उन्हें ये पता है कि उनका जो बड़ा चैलेंज है वो आजकल अडयाला जेल में है, ठीक है ना, तो अगर तो इन्होंने हुकूमत मिल के नहीं चलानी, तो ये इनके लिए एक तरह की कलेक्टिव और सिलेक्टिव सुसाइड होगी पॉलिटिकल। इसलिए कि अगर फ़र्ज़ किया आप इस हुकूमत को गिरा देते हैं, वज़ीर आज़म चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरा मौका ये होगा कि आप खुद बनने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकेगा। पॉलिटिकल जो नंबर गेम्स हैं असम्बली के अंदर, वो सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है इनका इंटरेस्ट ये होगा कि वो जो कैरेक्टर जो जिसने इनको चैलेंज दिया हुआ है, उसके जो सपोर्टर हैं, उसमें जो वाहिद उम्मीद इनकी हो सकती है आने वाले दिनों में, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे नए लोग जो पहले इमरान खान के साथी नहीं थे, वो बहरहाल जीते ज़रूर हैं। तो वहाँ एक चांस है कि अगर पॉलिटिक्स जो है इस मुल्क की, जो इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स है, जो एंटाइसमेंट की पॉलिटिक्स है, उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट्स को जो है वो किया जाए कि देखें आपके पास चांसेस हैं, अगर आप इन दोनों पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं और नंबर गेम जो है वो 94 और 79 और 54 से चेंज होती है थोड़ी सी, और फिर जो है वो नंबर्स इनके हक में चले जाते हैं, उसके लिए जो भी रोल अदा करेंगे, ये बड़े माहिर शातिर किस्म के पॉलिटिशियन है। फिर हम और आप हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाएंगे? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तो देखें, जो लोटा क्रेसी है इसके अंदर, वो तो मतलब जोक में नहीं जानूंगा, लोग पूछते हैं कि भाई हमने मुख्तलिफ किस्म की क्रेसीज देखी हैं, तो फिर जो है जो इस वक्त दबाव है उसको ईज किया जा सकता है। लेकिन जो चैलेंज है दोनों पार्टीज के लिए, अगर ये मिल के बैठेंगी तो फिर तो ये देखें सेंटर को भी चला सकेंगी, पंजाब को भी, सिंध को भी, बलोचिस्तान को भी, ठीक है ना, और केपी जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल, उसके अंदर ये दोनों पार्टीज मिल के चलेंगी तो ठीक है, वरना हो सकता है जैसा भी लोग कह रहे हैं कि 6 महीने चलेगी, मेरा ख्याल है ये से ज्यादा भी चल जैसे मजहर साहब भी बार बार कह रहे थे कि अगर हुकूमत बनेगी, मजहर साहब, मेरा ख्याल गौरी साहब ने एक स्केच आपके सामने मजहर साहब रखा है, मैं आपके सामने ये सवाल रखूंगा क्योंकि मैं पहले दिन से इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि हम इस वक्त के नंबर गेम पे सारी चीजों को पॉलिटिकली कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा जब नेशनल असेंबली हल्फ उठाएगी और 3 दिन के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट्स अपना फैसला करेंगे। मेरे ख्याल से नंबर गेम उस दिन सेट होगा और उस दिन अंदाजा होगा कि सियासी सफबंदी अब क्या है। मजहर साहब, देखिए, शायद इस इलेक्शन में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, वो आई है वोटर का मिजाज। एक ऐसा वोटर निकला कि जिसके तमाम रास्ते बंद थे और उसने वोट के जरिए अपना रास्ता निकाला। वो जिसको वोट देना चाहता था उसका निशान गायब था, वो पार्टी गायब थी, वो लीडर गायब था। उसके बहुत से लोगों ने जेल से इलेक्शन लड़ा, बहुत से लोग अंडरग्राउंड रहे, वहां से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वोटर निकल आया। और वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकल आया कि उसने आज एक मसला खड़ा कर दिया। लार्जेस्ट ग्रुप जो इमर्ज होके आया वो उसी वोटर का ग्रुप था। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना था। देखिए, 2018 में नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, लेकिन पार्टी पूरी तरह मुतहर्रिक थी और पार्टी के वोटर को इतना बड़ा मसला नहीं था, निशान भी मौजूद था।
लेकिन इस मरतबा जो सिचुएशन थी वो प्योरली वोटर ने, उसको जलसे की इजाजत नहीं थी, उसे जुलूस की इजाजत नहीं थी, तो उसने ऑनलाइन का सहारा ले लिया। आपने ऑनलाइन बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, उसने जूम पर जलसे किए, उसने टिकटॉक का इस्तेमाल किया, उसने डोर टू डोर का इस्तेमाल किया। तो ये जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहले देखने को नहीं मिला। ये डिजिटल रेवोल्यूशन है। और ये जो पूरा, जिससे पहले हमने कभी भी जूम पे ऑनलाइन जलसा नहीं देखा था, लेकिन हमने देखा पड़ा। आपने जो लीडर हैं उनके, वो जेल में थे, उनकी आवाज नहीं सुनने को मिल रही थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। तो ये जो वोटर की जो शऊरी जवाब था, ये बहुत इनकरेजिंग है। इस लिहाज से इनकरेजिंग है, उनकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, उनकी पॉलिटिक्स से आप इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसने निकल कर बताया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज होता क्या है, और उसने वो वोट दे के दिखा दिया उसने। अब जो फंसा है, अब जो मामला फंसा है वो ये कि पीएमएलएन फंस गई, क्योंकि पीएमएलएन को उतनी पंजाब में नशिस्तें कौमी असेंबली की नहीं मिली। कराची का रिजल्ट सबके लिए सरप्राइजिंग है, यानी कराची में जो लोग जीते हैं उनके लिए भी सरप्राइजिंग है वो रिजल्ट। ये जितनी नशिस्तें कराची में मिली हैं ये अनबिलीवेबल है। ये जरूर है कि 2018 में जो लोग इस मरतबा जीते, 2018 में उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनकी बहुत सी नशिस्तें उठा के किसी दूसरे को दे, और दोनों मरतबा जो मसला था वो पंजाब था। पंजाब में सिचुएशन सही नहीं थी 2018 में, इसलिए यहाँ की सीटें निकाल के किसी और को दे दी गई, पीटीआई को। इस मरतबा पंजाब में मसला है तो बहुत ज्यादा सीटें दिलवा दी गई उसी जमात को, और पीटीआई की सीटें खत्म कर दी गई। तो ये जो इस दायरे में हम फंसे हुए हैं, दायरे में घूम रहे हैं, जब तक उससे नहीं निकलेंगे आप, उस वक्त तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अहम जुमला कहा, जिस दायरे में फंसे हुए उस दायरे से, अवैस तौहीद साहब, उस दायरे से कैसे निकलेंगे? और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज की जो डेफिनेशन मजहर साहब ने हमारे पास रखी है, एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि चलें जी, मान लिया कि एक पार्टी या एक ख्याल के लोगों ने अपना नतीजा दे दिया है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जरूर क्लीन स्वीप करती हुई हमें नजर आई, सेंट्रल पंजाब में उसने बड़ा टफ टाइम दिया, पंजाब में इंडिपेंडेंस आए, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में फिर ये नैरेटिव क्यों नहीं सेल हो सका? देखिए, शायद उसका तो आपको आमिर गौरी और मजहर अब्बास और मुझे शायद इसका अच्छी तरह इल्म है कि वहां पे जो बदकिस्मती से बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपने खूटे ही नहीं डालती। उनको लगता है कि पंजाब के अंदर अगर खूटे डाल दिए, खेमे लगा लिए, तो वो इख्तिदार में आ जाएंगे, क्योंकि सीटों का तनासुब इस तरह है पाकिस्तान के पार्लिमान का। तो ये तो बदकिस्मती है। इसी वजह से बलूचिस्तान की सिर्फ 16 सीटें हैं, आज आप 40 सीटें कर दे, 33 तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है। अगर कम से कम 33 कर दे तो ये सारे पीटीआई और पीएमएलएन और ये जाके वहां पे ये नहीं कहेंगे कि किसके फार्मूले को एक्सेप्ट करना है, वो खुद जाके वहां पे खेमे लगाएंगे। ये बात तो अलग है, लेकिन एक मजहर पॉइंट दे रहा है ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो बुजुर्ग जमातें हैं, मैं उनको बूढ़ी जमातें नहीं कहूंगा, उनकी पॉलिटिक्स एजिंग है, तो उसका उर्दू में तर्जुमा शायद आमिर गौरी अच्छा कर सके या मजहर कर सके। जो एजिंग पॉलिटिक्स है वो एक बड़ा ट्रबल स्पॉट है इनके लिए, पीएमएलएन के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। इससे नौजवान रिलेट नहीं कर पा रहे अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स इन दिस इलेक्शन। तो जो नौजवान हैं वो तो देखें, पहले से पता है कि 63% पॉपुलेशन है, लेकिन इनके कैंडिडेट देख लीजिए, इनकी कैंपेन देख लें, कहीं नौजवानों को मुतासिर करते हैं, कहीं क्लाइमेट चेंज इनका वो है टॉपिक, कहीं इनकी एम्प्लॉयमेंट का कोई मसला है, कोई उनकी तालीम का मसला है कि नौजवानों का तो एड्रेस ही नहीं करते, नौजवान इनसे रिलेट ही नहीं कर पाते, ना मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिटिक्स से करते। अब वो अगर इल्ज़ाम लगाते रहे पार्स की पॉलिटिक्स में, वो पावर गेम खेलते रहे मौलाना साहब, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स श्रिंक हो रही है। वो अपनी सीट 3 दफा हार चुके हैं डीआई खान की, तो वो किसको इल्जाम देंगे? वो अपने आप को अंदर देखें, अपना रेट्रोस्पेक्ट वो करें कि जी हमारे अंदर मसला क्या है। 23.2 नए वोटर्स थे शायद। ये वोटर्स ने जो रेवोल्यूशन जो मजहर कह रहा है, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मजहर इतनी देर बात की, उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक तरह से कोई पाबंदी लगी हुई थी पहले, लेकिन कल
आप देखिए PSL की मुझे कोई वीडियो करा था, मैं भी क्रिकेट फैनेटिक हूँ, मदर भी है और शायद आमिर और आप भी है। वहाँ पे नारे लग रहे थे कि मेरा यार तेरा यार, कैदी नंबर 804। इसी तरह का हमने देखा था 92 वर्ल्ड कप के फाइनल में। अवैस तौहीद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आऊंगा आमिर गौरी साहब के सामने ये सारे सवाल रखूंगा जो अवैस तौहीद साहब और मज़हर अब्बास साहब ने मेंशन किए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं तो आमिर गौरी साहब के सामने रखते हैं सूरत हाल को। वेलकम बैक नाजरीन। अवैस तौहीद साहब ने जिस क्राइसिस की बात की, आमिर गौरी साहब, नंबर्स गेम की बात हो रही है और नंबर्स गेम को देख रहा था तो इसी दौरान इत्तला आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से 3 अरकान सूबाई असम्बली ने ज्वाइन कर लिया। लियाकत लैडी, मौलवी नूरुल्लाह और असफंदियार काकड़। लियाकत लैडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले ही शामिल थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से इंडिपेंडेंट खड़े हुए और जब सीट जीती तो दोबारा पीपल्स पार्टी में आए। मौलवी नूरुल्लाह दूसरी मरतबा उन्होंने JUI फे बलूचिस्तान के अमीर मौलाना वासे को शिकस्त दी है किला सैफुल्लाह में, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। असफंदियार काकड़ माजी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में रहे, इंडिपेंडेंट हैसियत से पशीन से इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। नंबर गेम की बात कर रहे थे आमिर गौरी साहब, मेरे सामने 8 ऐसे हलके हैं जहां मुस्लिम लीग नून को तहरीक लब्बैक की वजह से शिकस्त हुई। मेरे सामने 8 ऐसे हलके हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की वजह से शिकस्त हुई। और यहाँ तक कि जो मौलाना साहब वाली नशस्त है जिसपे मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ हैं, डेरा इस्माइल खान वाली, वहाँ के भी अगर हम नंबर गेम को देखते हैं तो फैसल करीम कुंडी और मौलाना साहब अगर इकट्ठे होते तो अली अमीन गंडापुर नहीं जीत सकते थे। अवैस तौहीद साहब ने मेंशन किया कि सियासी जमातें नहीं सीख रही चीज़ों से, सियासी जमातों ने नौजवानों पर इन्वेस्ट नहीं किया। सियासी जमातों ने इस इलेक्शन को आपके ख्याल में, खासकर 2 सियासी जमातों PMLN और पीपल्स पार्टी ने, आपके ख्याल में लाइट लिया? नहीं, मेरा अपने ख्याल है कि पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली वो बाकायदा 4 डिस्ट्रिक्ट जो है बड़े डिस्टिंक्ट किस्म के ब्लॉक्स में तोड़ दिया गया है। मैं जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसको पंजाब तक जो है वो आप महदूद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जो रियासत है वो सिंध है। वो छोटी छोटी जो है अपनी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के या पंजाब में अंदर अपनी जो है प्रेजेंस शो करती है। 1-2 ये नेशनल पार्टीज कहना कि ये कौमी जमातें हैं, ये एक मुझे लगता है कि ये मजाक है। लेकिन जो जिस चीज़ की तरफ मज़र इशारा कर रहे थे ना, ये जो नाराज़ वोट है, आई एम रियली अमेज्ड कि ये नाराज़गी है नौजवानों में या बूढ़ों में या हमारे उम्र के दरमियान के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में नज़र क्यों नहीं आती? वो नाराज़ क्यों नहीं है हालात से? वो उसी तरह वोट क्यों करते हैं? वो वोटिंग पैटर्न वैसे ही है। वो बलूचिस्तान में इस तरह नहीं करते हूँ कि आपने उसकी तरफ भी इशारा किया है वैस ने कि अगर 4-4 ज़िले जो हैं इतने इतने बड़े, लेकिन चूंकि आबादी कम है, आबादी की बेस के ऊपर वोट होता है। सवाल ये है कि इस दफ़ा जो नाराज वोट है वो पंजाब के अंदर है और KP जो है वो तो ऑलरेडी उनके हाथ में दे दिया गया था तीसरी पार्टी के। तो पाकिस्तान जो है वो अब बुरी तरह डिवाइडेड है पॉलिटिकली। अच्छा, तीनों जगह के जो लीडर हैं उनमें 2 तो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन जो तीसरा शख्स है ना उसको हम बहुत अरसे से जानते हैं। मतलब आई वाज हिज यू नो पागलपन की हद तक फैन उसकी क्रिकेट का। लेकिन सवाल ये है कि देखें, जिस शख्स की जो आप ये समझिए जहनी तरबियत है वो एक फास्ट बॉलर की तरह से हुई है। फास्ट बॉलर क्या करता है, जब वो 16-17 साल के थे उस वक्त से लेके जब तक उन्होंने वो वर्ल्ड कप नहीं जीता तो उनकी तरबियत ये थी कि आपने पहली बॉल से अपने अपोनेंट को खड़ा नहीं होने देना। आप इन डिपर मारें, आप इन स्विंगर मारें, आप यॉर्कर मारें, आप जो है बॉडी लाइन बॉलिंग करें, आप पहले बॉल से उसका सर फाड़ दें, आपने उसको वहां खड़े नहीं होने देना। अच्छा, अब वो जो माइंड सेट है ना वो सियासत में काम नहीं करता। और फिर उनकी जो ट्रेनिंग की गई है, जिस तरह भी ट्रेनिंग हुई है, उनका यह था कि 2 आदमी जो है ना ये पाकिस्तान की सारी बीमारियों की जड़ है। पहले 3 थी तो अब 2 रह गए, ठीक है ना। अब फर्ज किया उसके साथ साथ जो पिछले 5 से 10 साल का जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो जितनी भी सिचुएशन है उसके जो आप समझिए बाउंड्री पे जो काम हो रहा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का, टेक्नोलॉजी का, कीबोर्ड वॉरियर्स का, सोशल मीडिया के अंदर बेपनाह जो है ना एक्टिव लोगों का, ये सारे नौजवान लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो ये बड़ी हैवी इनकम मिलती है इस चीज़ की, तो वो बैठे हुए सारा दिन है ना वो कमेंट्री करते हैं। इसके ज़रिए
दो पार्टियों को और उनकी लीडरशिप को मुसलसल एक प्रोपेगेंडा के जरिए, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारी तो उन सियासी जमातों पे भी आती है ना, कि नून लीग ने, अगर गौरी साहब सॉरी टू से, सिंध में पीपल्स पार्टी अपने आप को हमेशा सिंध तक खुद रखती है। इस बार उन्होंने कोशिश की, बिलावल ने नो डाउट पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की। पूरी इलेक्शन कैंपेन में PMLN हमें सिवाय पंजाब के ना सिंध में नजर आती है, ना बलूचिस्तान में नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा में एक मानसहरा जहां से मियां साहब ने इलेक्शन लड़ना था, उसके अलावा वहां कोई कैंपेनिंग नहीं। तो फिर रिजल्ट्स तो यही आने थे। अगर मैं सिर्फ उसको एक फिक्र में कहूं कि अगर फर्ज का पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए PMLN खड़ी की गई, PMLN को कमजोर करने के लिए जो है तहरीक इंसाफ खड़ी की गई, अब तहरीक इंसाफ जो है वो एक चैलेंज है, तो इस तरह तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मजबूत नहीं होगी। उसके अंदर जो लोग हैं वो डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा करने की सूरत में पॉपुलर तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स जो है, उनकी पार्टीज तो पॉपुलर नहीं होती। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये जो नाराज वोटर है ना, वो जो प्रोपेगेंडा का शिकार है, उसने तो अपने गुस्से का इजहार किया है, लेकिन जो बहुत सारे उम्मीदवार जीते हैं वो ये फैसला करेंगे कि वो नाराज हैं या ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक है ना। इस वजह से कि अगर फर्ज के उनका लीडर नहीं है तो फिर तो वो अपोजिशन की सियासत असेंबली में हर दफा इस तरह नहीं होगा कि लोग जो अडयाला सुनने गए, केस गए थे, वहां पे उन्होंने नई बातचीत सुनी, जो मीडिया के साथ बात करते हैं उनके लीडर, और उसकी बेस पे बानी लीडर जो है उनको इंस्ट्रक्शन दें। इस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो अब जब इनकी लीडरशिप उतरेगी, ये लीडरशिप अब देखें ना कि मई 2022 में जो उनके चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, सही ठीक है ना, वो किस तरह की सियासत करेंगे हमें अभी पता नहीं है। तो अभी मेरा ये ख्याल है, आपके एक कमेंट पे मैं चाहूंगा कि मजहर साहब की तरफ जाऊं। मजहर साहब, जो एक बात आमिर गौरी साहब ने की, और चूंकि आपने नौजवान वोटर की बात की, उसके पल्स की बात की, उन्होंने एक बात बहुत अहम कही गौरी साहब ने कि दो सियासी जमातें जितने भी एक दूसरे से इख्तलाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसी स्टेज पे साथ बैठ के बात भी कर लेती हैं और फिर उसके लिए साथ चलना भी पड़ता है। एक तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर हमें PTI या उसके बानी की जानिब से नजर आता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, अली मोहम्मद खान जाते हैं, वो आके कहते हैं कि खान साहब दरगुजर की बात करेंगे, खान साहब आगे चलने की बात करेंगे, कुछ इस किस्म की अच्छी मुस्बत बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब फैसले का वक्त आता है, देखिए कुछ भी आप कह लें, आर्ग्यूमेंट पे मैं और आप बात कर रहे हैं, सिंध के लिए अगर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होते हैं तो एक सुटेबल सा नाम नजर आते हैं। बलूचिस्तान में जो भी फैसला होना है, एक जो भी सूरत-ए-हाल इमर्ज होगी, अंदाजा हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन अली अमीन गड्डापुर जिनके बारे में जिनकी कल से गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू वही है कि इनको सीधा कर देंगे, इनको ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से क्या पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकेगी मजहर साहब? देखिए, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले हैं वो कब मिले हैं? जब दोनों सिस्टम से बाहर कर दिए गए। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब बना? जब 2002 का इलेक्शन हुआ और उसमें नवाज शरीफ भी आउट हो गए, कर दिए गए थे, और बेनजीर भुट्टो भी आउट कर दी गई थी। तो दोनों के अंदर फिर ये रियलाइजेशन आई कि जी हम तो सिस्टम से ही बाहर कर दिए गए। तो फिर 2004 में वो नेगोशिएशंस शुरू हुई जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में आई, और उसमें ये एतराफ किया गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। उसके बाद जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, और फिर उसके बाद 2007 में मुशर्रफ से जो है बेनजीर ने वो कर लिया, और उसमें ये लगा कि जी आगे चल के जो है मुशर्रफ सदर होंगे, बेनजीर, लेकिन बहरहाल बेनजीर वापस आई, उन्होंने ये शर्त नहीं मानी कि वो नहीं आए। जो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वो जो वैक्यूम था उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में हुआ। और उस वैक्यूम के नतीजे में एक चीज तो ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने ये सोचे बगैर कि जो पीपल्स पार्टी का पंजाब का वोटर है, पंजाब के जो लोग हैं, वो जवान हुए हैं एंटाई PMLN नैरेटिव पे। तो जब वो PMLN के करीब गए, PMLN के साथ मिलके गवर्नमेंट बनी, तो ऑपोजिशन में फिर कौन रह गया? ऑपोजिशन में वो एक शख्स रह गया जिसका नाम इमरान खान था। आप देखेंगे उसके बाद 2011 में ऑनवर्ड्स आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो इमरान खान की तरफ इसलिए गया क्योंकि इमरान खान हिट कर रहा था PMLN को, इमरान खान हिट कर रहा था शरीफ को। तो जो PMLN पीपल्स पार्टी का वोटर, और ये मैंने बात की है वहां जाके लाहौर में, दीगर जगहों पे, उन्होंने कहा जी हमें वो रिलेट करता था, हमें वो चीज रिलेट करती थी, और इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझ बैठी कि शायद PTI जो है PMLN का वोट काटेगी, वो दरअसल पीपल्स पार्टी का वोट काट रही थी। और वो चीज जो थी, क्योंकि पार्टी का वोट कट रहा था, सही। अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी होती, गवर्नेंस अच्छी होती,
पंजाब में वो कम बैट करते। लेकिन मजहर साहब सॉरी, जो फास्ट बॉलर की तवज्जी आमिर गौरी साहब ने दी थी, उसमें आपको नहीं लगता कि अभी तक पॉलिटिकल बिहेवियर, चले उन्होंने कुछ बातों में सीख लिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, पीटीआई अभी तक उस चीज को नहीं रियलाइज कर पा रही आपके ख्याल में, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने के मामले को? दो चीजें हैं। वो सिर्फ फास्ट बॉलर ही नहीं थे। पहली चीज ये कि वो ऑलराउंडर भी थे, और दूसरी बात ये कि वो कप्तान भी रहे, और उनका जो कप्तान का बिहेवियर था वो बड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर था। यानी वो अगर टीम शिकस्त भी खा रही हो तो वो खिलाड़ियों से ये नहीं कहते थे कि हम हार रहे हैं, वो ये कहते थे कि हम इसमें से भी जीत कर दिखाएंगे। और ये आप उस जमाने के जो उनके प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनके साथ बात कर देख लें, तो वो शिकस्त को तस्लीम नहीं करते थे। बिल्कुल। वो ये जो मोटिवेशन है प्लेयर्स के अंदर, ये इस चीज को उन्होंने ड्राइव किया पॉलिटिक्स के अंदर भी, कि पता है कि पीटीआई डाउन हो रही है, पता है कि पीटीआई, आप देख ले कंसिस्टेंटली वो जेल से ये मैसेज दे रहे थे कि हम जीतेंगे। अवैस तौहीद साहब, आपकी तरफ जाता हूं, दोबारा जरा क्रिकेट से जोड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं आज। आमिर गौरी साहब ने और मजहर अब्बास साहब ने जो बातें की, आमिर गौरी साहब ने जो फास्ट बॉलर की डेफिनेशन रखी, मजहर अब्बास साहब ने उनकी कप्तानी की डोमिनेंस को ऐड किया। अवैस तौहीद साहब, इस वक्त जिस किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, कोई भी कह लें, एक चार्टर की ऐसी जरूरत है जहां पे सियासी लोग बैठें और रूल्स ऑफ गेम सेट करें। खासकर इलेक्शन लिटिगेशंस ही आप ले लें, इलेक्शन लिटिगेशंस को ही अगर जल्दी निपटा लेते हैं तो किसी हद तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। शायद मैं आपको मजहर को पता है कि मैंने मजहर ने कराची में एक साथ काफी अरसे काम किया है, तो मिड 90s से इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो वो अक्सर आते थे और उनके साथ नईमुल हक साहब होते थे। तो मैं और मजहर चूंकि क्रिकेट के लवर्स हैं तो हम हमेशा क्रिकेट के सवाल पूछते थे, तो वो जवाब तो दे देते थे इमरान खान साहब, लेकिन कुछ नाराज भी रहते थे कि यार सियासत के सवाल नहीं पूछ रहे आप। तो कभी हम मोहम्मद आसिफ के बारे में पूछते थे, कभी हम किसी की कैप्टनसी वसीम अकरम के बारे में पूछते थे, कभी मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस के बारे में बात कर रहे होते थे। देखिए, ग्रो करता है आदमी, मिजाज होता है लेकिन एक ग्रो करता है, और इमरान खान साहब ने भी ग्रो किया है। अब जो माजी पे उनके कंधों पर जो बोझ था कि जो एक परसेप्शन था कि उनको 2018 में लेकर आई जिसमें कहीं ना कहीं कोई होगा भी वजन, उन्होंने वो निकाल के फेंक दिया है। वो पॉपुलैरिटी उस पर है, एक कहते हैं ना कि उनको एक पता है कि उनकी एक पॉपुलैरिटी है जब से वो सिंस ही वाज आउस्टेड, जब उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब एक तब्दील शुदा हैं, और उम्मीद यही करते हैं जब वो आगे फैसला करेंगे तो शायद उनकी जो मिजाज में तब्दीली है वो भी उसके अंदर शामिल होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो इंटरेक्शन हुई है, जो हम एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ पाए हैं पाकिस्तान के साथ, इमरान खान साहब का मिजाज जो है वो क्रिकेट हो या सियासत हो, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का है, एब्सोल्यूट एक तरह से डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, तो यहाँ पर एक टकराव की सूरत हाल बनेगी फ्यूचर के अंदर, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है इन ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ कोई मेल जोल या हाथ मिलाना आगे कर सकती है, पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं कर सकती पीएमएल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो अब आगे हम रास्ता क्या देख रहे हैं? सही आगे रास्ता तो हमें शायद एक पॉइंट लूंगा जो आप कह रहे थे कि अली अमीन गुंडापुर की नॉमिनेशन पे पख्तूनख्वा के अंदर, तो ऐसे तो बड़ी मिसालें हैं। ये कुद्दूस बिजंजो साहब बलूचिस्तान के अंदर थे, तो क्या वो आइडियल उम्मीदवार थे? वैसे सॉरी टू से अवैस तौहीद साहब, आपकी बात को काट रहा हूं, उस फैसले में भी इमरान खान साहब का रोल था। खैर देखें, आखिर में उनके 21 वोट ही निकले थे ना वाराण से, जो सेशन कोर्ट के अंदर वोट वो 313 वो पीएमएलएन वाला टर्म था, ये 2018 वाला टर्म था। देखें, बाप किसने बनाई, बाप को क्या उम्मीदवार कौन थे, सादिक संजरानी साहब का राइज कैसे हुआ, जो साहब कैसे सियासत में जो है इतने नेशनलिस्ट जो
हैवी वेट्स हैं उनके मुकाबले में वो चीफ मिनिस्टर बन गए, अगर आप समझते हैं कि उससे बलूचिस्तान की किस्मत बदल सकती है ऐसे कैंडिडेट से, तो क्यों नहीं जो एक मज़ाहमत कर रही है पार्टी, उनका भी कैंडिडेट कोई भी आ सकता है, उस पर इख्तलाफ हो सकता है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है शायद अवैस 4 साल में बाप को चच्चा बना दिया उन्होंने। जी मैं देखिए मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीजें हम इस इलेक्शन से अखज़ कर सकते हैं। एक तो जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है वो डिमिनिश हो रही है, वो मार्जिनलाइज हो रही है, और उसकी एक बड़ी वजह ANP का जैसे है वो है 18th अमेंडमेंट के बाद वो इख्तियारात जो हैं सूबों को दे दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा एक तो ये मुतालबा था। दूसरा ANP का जो है खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेना था, वो भी उन्हें मिल चुका था। तो उन्होंने क्या अगवान पॉलिसी पे कोई एग्रेसिव उन्होंने अपनी नैरेटिव बनाया? क्या उनकी लीडरशिप केपेबल थी कि वो आगे नौजवानों को ले जा सके? तो मुझे ANP को भी अपनी जो है सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी आगे की, क्योंकि माजी में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। वॉर एंड टेरर के अंदर भी उन्होंने बड़ी उनकी कुर्बानियां दी हैं। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपकी बात को वहीं से जोड़ूंगा। जो आपने बात की कि जिन जिन जमातों को इसमें नुकसान हुआ है उन्हें भी अपनी सोल सर्चिंग करनी होगी, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर बलूचिस्तान की या KP की नेशनलिस्ट जमातें। अवैस तौहीद साहब ने जो इब्तदा में बात की थी, ब्रेक पर जाने से पहले दिल तो चाह रहा है कि उसी पर बात को आगे बढ़ाऊं और अगले 1 घंटे तक इन 3 सीनियर से उसी पर बात करूं, लेकिन अब वक्त की कमी और लास्ट सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो एक अहम नुक्ता, चूंकि तीनों जो शख्सियात मेरे साथ बैठी हुई हैं, इन तीनों का लेवल पाकिस्तान की जर्नलिज्म में एक एडिटर का है, और इनके सामने ये इसलिए रखूंगा क्योंकि बहैसियत रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हमने इनके सामने हमेशा स्टोरीज रखी हैं और उसके फिल्टर होने के बाद उन स्टोरीज को आगे पेश करने की कोशिश की है। हालिया जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में 2 चीजें बड़ी क्रिएट हुई। एक, शाम 6 बजे के फौरी बाद मुल्क में इंटरनेट बंद था, फोन बंद था, उसके बावजूद फॉर्म 45 और नताइज आना शुरू हो गए। हैरानकुन तौर पर रात 3 बजे तक जब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंच रहे थे, वो सोशल मीडिया पर कैसे चीजें आ रही थी या मीडिया पर रिपोर्ट कैसे हो रही थी, एक सवालिया निशान है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पिंडी के एक कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उस पर भी बहुत से सवालिया निशान अपनी जगह पे बाकी हैं। लेकिन आज हमने ये देखा है कि बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक सियासी जमात की जानिब से या कुछ सियासी जमातों की जानिब से उन रिटर्निंग ऑफिसर्स की तस्वीरें लगाई जा रही हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में मीडिया, उस पर बहुत से सवालिया निशान लगाए जा सकते हैं उसके काम करने के तरीके पर, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना अब वक्त की ज़रूरत बन गया है या नहीं? अभी भी हम इज़हार, जैसे कहते हैं आज़ादी इज़हार के नाम पर इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही चलने दें जैसे चल रही हैं? आमिर गौरी साहब, आपके ख्याल में सोशल मीडिया का जो रोल है 8 फरवरी ऑनवर्ड्स टिल टुडे, उसने बेहतरी का रोल अदा किया है या आपको लगता है कि वो मनफी है? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर तो जो उसमें जो रोल है सोशल मीडिया का वो बहुत अनसोशल है। इस वजह से कि बहुत सारे लोगों को जो ये समझते थे कि उनके बोलने का हक है और बोलने का हक है उन्होंने उसको अपने एंगर के ज़रिए और अपनी नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं ना, वो अभी तक इस मरहले पर नहीं पहुंच सकी कि ये जो आज़ादी राय है ये क्वालिफाइड है या फ्री है। आप सारी दुनिया के अंदर जो सोशल मीडिया, चूंकि टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, हम तो उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से जब उसका मिस यूज़ हो जाता है तो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए कि सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रजिस्टर्ड कहीं और हैं, या चाइना में है या अमेरिका में है। तो आप उनको लिखते हैं कि जनाब ये ज़्यादती हो रही है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप उनको बंद कर दें। मेरा अपना ही ख्याल है कि जिस तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में जो सोशल मीडिया है उसके लिए रिंग फेंस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है, ठीक है ना, कि किस तरह उसको रेगुलेट किया जाएगा। हमारे यहाँ ये है कि हमने एक खुली छूट दी हुई है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, देखना जो लोगों ने तस्वीर लगाई हैं उन्हें ये नहीं पता कि हम तो मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके हम एक्चुअल विटनेस होते हैं, हम वो डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते कि मुश्किल वक्त में हम उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल वी सिट इन द मीटिंग्स, हमने बातें सुनी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप उसको प्रूव करें। लेकिन सोशल मीडिया पर ये हो रहा है कि आप ऐसी चीज़ें जो कि कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता, एथिक्स जिसकी इजाज़त नहीं देती, वो मुसलसल जो है इम्प्यूनिटी के साथ इस्तेमाल हो रही हैं, और उससे मुआशरे के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैजान की कैफियत पैदा हो रही है, वो उसको और इसका नुकसान पूरे मुल्क को, रियासत को हो रहा है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।